So today we are going to start our next lecture on chapter 5th, that is accounting ratio, and today we will discuss about the liquidity ratio, that how we will calculate the liquidity ratio of the different form with the different formulas. And today we will discuss only about the current ratio or the working capital ratio. हम करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं. एंड दिस रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज. बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. और करंट एसेट्स जो हैं हम उन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं विद करंट लायबिलिटीज से इनको डिवाइड करते हैं. सो दिस रेशियो हेल्प अस टू नो अबाउट द फर्म्स लिक्विडिटी पोजिशन, दैट हाउ firm's liquidity position, that is that the firm is in ability to pay its short term liabilities on time or not. मतलब ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो को कैलकुलेट करके करते हैं कि फर्म के अंदर क्या इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी जो लिक्विडिटी है, मतलब कि जो अपनी सॉल्वेंसी वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो शॉर्ट टर्म उनके जो लायबिलिटीज़ हैं, जो शॉर्ट टर्म उनके क्रेडिटर्स हैं, उनको जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर जो करंट रेशियो है इसका जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 होता है. इफ इट इज 2:1 इट मीन्स इट इज द आइडल रेशियो वेयर द करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ द करंट लायबिलिटीज. हमारी करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी से कितनी, 2 टाइम्स क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए. और इफ इट इज लेस देन 2:1, अगर ये लेस देन 2:1 है, इट मीन्स फर्म इज नॉट लायबल टू पे दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम. इसका मतलब ये होता है कि फर्म के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी कंपनी को अपने मतलब जो उनके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, उनको क्या कर सके, पेमेंट कर सके टाइम पर. और इफ इट इज हायर देन 2:1, मतलब कि अगर ये क्या है 2:1 से ज़्यादा होती है तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, उनके जो शॉर्ट टर्म पेबल जो होते हैं उनके लिए तो अच्छी है, उनके लिए तो सही है, बेनिफिशियल है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी गुड फॉर द कंपनी. ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए, कंपनी की गुडविल के लिए अच्छी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है. इट इंडिकेट्स द पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट. यहाँ पर मैनेजमेंट की पुअर पॉलिसी फाइंड आउट होती है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका स्टॉक क्या रहेगा, स्टॉक आपका आपके पास रहेगा, आपकी कंपनी में रहेगा, तो वो साथ साथ आपकी करंट एसेट्स के अंदर या करंट एसेट्स के अंदर भी जुड़ता रहेगा, वो जिसके कारण आपकी करंट रेशियो जो है वो अच्छी दिखाई पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वेंट्रीज हैं वो अभी भी आपके पास पड़ी हैं कंपनी के अंदर, वो सेल नहीं हो पा रही हैं. तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाती है मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, कि क्या मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है जिसके कारण उनकी इन्वेंट्रीज अभी भी क्या है, पीछे, मतलब कि अभी भी उनकी इन्वेंट्रीज उनके पास पड़ी है, उन्होंने अभी तक उनको सेल नहीं किया. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है. उसके बाद Now, point should be carefully considered while calculating the current ratio. अब current ratio calculate करते वक्त आपको कौन कौन से points को ध्यान में रखना है, इसके बारे में बात करते हैं. Only those assets are included in the current assets which are expected to be realized in 1 year. आप जब 12 months के अंदर अंदर किसी एसेट को क्या कर देते हैं, रियलाइज कर देते हैं, वही एसेट क्या होती है, आपकी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है. उसके अलावा कोई भी एसेट्स करंट एसेट्स के अंदर नहीं आएगी. और ओनली दोज लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन दी 1 year. जब आप 12 months के अंदर अंदर किसी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं, वही लायबिलिटी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी कंसीडर की जाएगी. बाकी सारी लायबिलिटीज आपकी करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटीज नहीं है, वो आपकी क्या है, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज हैं. अब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और डिबेंचर्स हैं, उनकी अगर ड्यू डेट सिर्फ 1 year तक की है, दोबारा से बोल रही हूँ, आपके जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और जो डिबेंचर्स हैं, अगर वो क्या है सिर्फ 1 year के ड्यू डेट तक ही आप उनकी पेमेंट मतलब कि कर देते हैं, तो वो आपके किसमें, करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट इज only current and the short term investment and the marketable securities are termed as the current assets. मतलब आपकी marketable securities, short term investment and the current investment, यही आपकी क्या है, current assets के अंदर include होंगे. अगर सिर्फ आपको investment दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो सिर्फ investment आपकी current assets के अंदर include नहीं होगा, क्योंकि वो investment आपकी non current assets होती है.
इसलिए आप उन्हें करंट एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो। सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको ही आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज लूज टूल्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारी की सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लूज टूल्स, पेटेंट्स, गुडविल, trademark and the computer software are not included in the current assets because these are your non-current assets. तो इनको आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी है, बट लोन, मोर्टगेज एंड बैंक लोन आर दी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इनको आप सिर्फ 1 साल के लिए नहीं लेते हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप इन्हें कैरी करके रखते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं एंड इज हैंस नॉट इंक्लूडेड इन दी करंट लायबिलिटीज, इसलिए करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट, formula to keep in notice. These are the formulas that while calculating the current ratio you have to keep these formulas in your mind. अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला जो है विच इज रिलेटेड टू द करंट रेशियो, जिसमें आपका क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उनको करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल एसेट्स प्लस इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। ये आपने अपनी क्लास +1 में भी पढ़ा है। +1 के अंदर हमने अपने चैप्टर 6 के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज किया था हमने, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। तो ये आपका वही फॉर्मूला है। टोटल एसेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और टोटल लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल मतलब कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। तो ये सारे आपके अभी क्या है, करंट रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। 6th फॉर्मूला जो है वो आपका लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, तो इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये 5 फॉर्मूलाज जो है ये आपको क्या करने हैं, अपने मतलब ध्यान में रखने हैं करंट रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त। थैंक यू सो